11th क्लास में जो हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव हिंदी में से अवकलज कहा जाता है। 11th क्लास में फिजिक्स में आप लोगों ने स्टार्टिंग में इसके बारे में पढ़ा हुआ है। 11th क्लास के फिजिक्स में स्टार्टिंग में आपने इसके बारे में बहुत सारा चीज़ पढ़ा हुआ है। बेसिकली कुछ फॉर्मूले होते हैं, उन फॉर्मूलों पर बेस्ड फिजिक्स के डेरिवेशंस होते हैं। तो फिजिक्स में आप इस चीज़ से परिचित हैं। फिर भी एक हल्का सा रिकैप इस चैप्टर में स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं फंक्शन के बारे में, फलन के बारे में। मैथमेटिक्स में सिंपल समझने के लिए फंक्शन को हम ऐसे समझा सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं कि फंक्शंस जो है किसी भी दो वेरिएबल के बीच में एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें अगर हम एक वेरिएबल को चेंज करें तो दूसरे वेरिएबल अपने आप चेंज हो जाना चाहिए। फलन जो है सामान्यतः समझने के लिए हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि फलन दो चरों के बीच में एक ऐसा संबंध है जिसमें हम एक चर को यदि परिवर्तित करें तो दूसरा वाला चर अपने आप स्वयं परिवर्तित हो जाए। जैसे y इज इक्वल टू 2x अगर कहा गया तो y इज इक्वल टू 2x में x की जगह पर मैं अलग अलग वैल्यूज अगर पुट करूं, x का अगर मैं अलग अलग मान रखूं तो उसके बदले में मुझे y का अलग अलग मान मिलेगा। मान लीजिए मैंने x की जगह 0 रखा, x की जगह 0 रखने पर मुझे y का वैल्यू 2 मिलेगा। 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू 0 रखने पर x की जगह पर जब हमने 0 रखा तो y का वैल्यू हमें 0 मिला। x की जगह पर अगर हम 1 रखें तो y इज इक्वल टू ये हमारा 2 आ जाएगा। x की जगह पर अगर हमने 2 रखा तो y इज इक्वल टू ये हमारा 4 आ जाएगा। x की जगह पर इसी तरह से अगर मैंने -1 रखा तो y इज इक्वल टू, इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अगर मैं x की अलग अलग वैल्यूज़ को पुट कर रहा हूँ तो उसके बदले में मुझे y की अलग अलग वैल्यूज़ मिल रही हैं। x के विभिन्न मानों के लिए y का मुझे विभिन्न मान मिल रहा है। अब अगर ऐसा है तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये y और ये x अपने आप में क्या हैं। x और y जो हैं अपने आप में वेरिएबल्स हैं, चर राशियाँ हैं। क्यों? क्योंकि इनका मान जो है परिवर्तित हो रहा है। x का मान भी परिवर्तित हो रहा है, y का मान भी चेंज हो रहा है। तो हम x और y को वेरिएबल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इनके वैल्यूज़ को चेंज कर देते हैं। अब ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन y और x के बीच में है। इसमें हमने अपनी तरफ से पहले किसको चेंज किया? हमने पहले अपनी तरफ से x को चेंज किया। हमने अपनी तरफ से x को चेंज किया तो बदले में y चेंज हो रहा है। तो इस x को हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं और इस y को हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। x को हम लोग स्वतंत्र चर कहते हैं और y को हम लोग आश्रित चर कहते हैं। x को हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हिंदी में स्वतंत्र चर, y को हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल, आश्रित चर कहते हैं। वो इसलिए कि हम सबसे पहले वैल्यूज जो रख रहे हैं, मान जो हम सबसे पहले रख रहे हैं वो x का रखा जा रहा है, बदले में जो हमें मिल रहा है वो y का वैल्यू मिल रहा है। यानी y जो है अपने वैल्यू के लिए पूरी तरह से x के ऊपर निर्भर करता है। y अपनी वैल्यू के लिए पूरी तरह से x पर
निर्भर करता है। ज़रूरी नहीं कि हम y और x ही लें, हम दुनिया का कोई भी दो वेरिएबल लेकर उसके बीच में इस तरह का कोई भी एक रिलेशन बता सकते हैं जिसमें एक वेरिएबल जो हो अपनी वैल्यू के लिए पूरी तरह से दूसरे वाले पर निर्भर करता हो। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा t इज इक्वल टू साइन थीटा। अगर t इज इक्वल टू साइन थीटा कहा गया तो इसमें आप थीटा का अलग अलग वैल्यू पुट कर सकते हैं। थीटा की जगह पर आप अलग अलग वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो बदले में t का आपको अलग अलग वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पर ये थीटा जो है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्वतंत्र चर कहलाएगा और ये t जो है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल आश्रित चर कहलाएगा। इसी तरह से आप बहुत सारे फंक्शन बना सकते हैं जिसमें एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ एक रिलेशन हो, जिसमें एक वेरिएबल को चेंज करने पर दूसरा वेरिएबल अपने आप चेंज हो सके। अब मैथमेटिक्स में जब भी आपको इस तरह के दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन दिखे जिसमें एक को चेंज करने पर दूसरा चेंज हो, तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर और आश्रित चर, इन दोनों पर आप ध्यान रखिए। अब जरूरी ऐसा नहीं है कि हम y इज इक्वल टू 2x ही लें, हम x इज इक्वल टू 2y अगर ले लेते और इसमें अगर हम सबसे पहले y का वैल्यू रखते, अगर हम y का वैल्यू रखेंगे तो बदले में हमें किसका वैल्यू मिलेगा, हमें x का वैल्यू मिलेगा। तब इस केस में y जो है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्वतंत्र चर हो जाएगा और x जो है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल आश्रित चर हो जाएगा। रहता वही है, बस हमको कौन सा वेरिएबल को इंडिपेंडेंट बनाना है और कौन से वेरिएबल को डिपेंडेंट बनाना है, ये निर्णय, ये चुनाव हमारा होता है। हम अपनी स्वेच्छा के अनुसार से किसी भी वेरिएबल को इंडिपेंडेंट और किसी भी वेरिएबल को डिपेंडेंट बना सकते हैं। जनरली, सामान्यतः अगर हम x और y की बात करते हैं तो x और y में हमने अपनी तरफ से ऐसा एक स्टैंडर्ड पैमाना माना हुआ है। स्टैंडर्ड पैमाना इसलिए कि कल के डेट में हम किसी को समझाएं तो उसको आसानी से इस बात को समझा सकें या वो भी आसानी से इस बात को समझ सके कि y और x के रूप में जब भी कोई रिलेशन बताया जाएगा तो उसमें हम x को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोला करेंगे और y को हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोला करेंगे। हालांकि आप y को इंडिपेंडेंट और x को डिपेंडेंट बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर अकेला ऐसा बोलेंगे और बाकी सब लोग अगर इसमें रहेंगे, तब कल के डेट में आपका जब उनसे संवाद होगा तो उसमें कॉन्ट्राडिक्शंस आएगा। इसलिए हमेशा जो स्टैंडर्ड पैमाना बनाया गया है उसको मानते हुए, उसी स्टैंडर्ड पैमाने को फॉलो करते हुए हम भी x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y को डिपेंडेंट वेरिएबल लेकर चलेंगे। इस पूरे चैप्टर में हम x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y को डिपेंडेंट वेरिएबल की तरह ट्रीट करने वाले हैं। यानी इस पूरे अध्याय में जब भी x आएगा तो वह x हमारे लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्वतंत्र चर का काम करेगा और y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल आश्रित चर का काम करेगा। अब डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव जो होता है किसी भी डिपेंडेंट वेरिएबल का किया जाता है। डेरिवेटिव को हम डिफरेंशिएशन के नाम से भी जानते हैं। डेरिवेटिव का ही दूसरा नाम डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन को हिंदी में अवकलन कहा जाता है। मैथमेटिक्स में दो ब्रांच होते हैं, एक होता है डेरिवेटिव का और एक होता है इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये दो टर्म्स हैं। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये दो टर्म्स हैं। हमको 11th क्लास में डिफरेंशिएशन पढ़ना है, जब हम 12th क्लास में जाएंगे तो इसी डिफरेंशिएशन का हमें वहाँ पर एडवांस वर्जन रहेगा। एडवांस लेवल में डिफरेंशिएशन 12th में रहता है, इंटीग्रेशन 12th में ही स्टार्ट होता है। हालांकि फिजिक्स में आप लोगों ने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों स्टार्टिंग में पढ़े हैं। बिना डिफरेंशिएशन और बिना इंटीग्रेशन पढ़े फिजिक्स के डेरिवेशंस आप नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल बात करते हैं हम डेरिवेटिव्स की।
डेरिवेटिव जो होता है, डिफरेंशिएशन जो होता है, ये हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल का होता है और इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में होता है। बात हमेशा याद रखिएगा, डिफरेंशिएशन यानी अवकलन, ये हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल यानी आश्रित चर का होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल का होगा, हम जनरली डिपेंडेंट वेरिएबल में किसको लेंगे, y को लेते हैं। तो हम ये कहते हैं कि हम डिफरेंशिएशन जो है वो y का कर रहे हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी स्वतंत्र चर के रिस्पेक्ट में होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होगा, स्वतंत्र चर के सापेक्ष होता है। किसका डिफरेंशिएशन होता है और किसके रिस्पेक्ट में होता है, ये दोनों चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। किसका डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन जो होता है वो हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल का होता है और किसके रिस्पेक्ट में होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता है। किसका अवकलन होगा, अवकलन आश्रित चर का होता है। किसके सापेक्ष होता है, स्वतंत्र चर के सापेक्ष होता है। तो y को हमने तो डिपेंडेंट वेरिएबल बोला हुआ है, तो इंडिपेंडेंट कौन है हमारा, तो इंडिपेंडेंट हमारा x है। यानी हम समझने के लिए इस बात को इस ऐसे भी कह सकते हैं कि y का डिफरेंशिएशन करना है और x के रिस्पेक्ट में करना है, y का अवकलन करना है और x के सापेक्ष करना है। बस बात इतनी सी है। अब मैथमेटिक्स में इसका सिंबल भी होता है। मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन का जो सिंबल होता है जनरली d/d होता है। मैथमेटिक्स में जो डिफरेंशिएशन का सिंबल है, जो चिन्ह है, वो d/d है। अब इस d/d को मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होने के नाते बाकायदा इज्जत बख्शते हुए हम काट नहीं सकते। ये नहीं कि d/d दिखा तो इसको काट के 1 कर दिए। ये जो है बस एक सिंबल है, चिन्ह है, इसको ऐसे ही रखना है। अब इसमें न्यूमरेटर में, अंश में हम उसको रखते हैं जिसका डिफरेंशिएशन हम करने वाले हैं और नीचे डिनोमिनेटर में हम उसको रखते हैं जिसके रिस्पेक्ट में होने वाला है। इन दो चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। न्यूमरेटर में हम उसको रखेंगे, अंश में हम उसको रखेंगे जिसका डिफरेंशिएशन करना है और डिनोमिनेटर में हम उसको रखेंगे जिसके रिस्पेक्ट में, जिसके सापेक्ष करना है। अगर यहाँ की बात करें तो हम डिफरेंशिएशन किसका करते हैं, तो हम डिफरेंशिएशन y का करते हैं। तो y जो है हमारा यहाँ रहेगा और किसके रिस्पेक्ट में किया जाता है, किसके सापेक्ष होता है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता है, यानी x के रिस्पेक्ट में होगा तो x को हम यहाँ रखेंगे। तो सिंबल जब पूरा पढ़ेंगे तब इसको पढ़ा जाता है dy/dx, dy/dx। अब dy/dx का मतलब क्या है, तो dy/dx का मतलब बस सिर्फ इतना सा है कि हम y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। y का डिफरेंशिएशन हो रहा है, x के सापेक्ष हो रहा है, बस इसका मतलब यही है। यानी कल के डेट में अगर कहीं पर ये लिखा हुआ रहे dt/ds, तो dt/ds का भावार्थ क्या होगा, dt/ds का भावार्थ बस इतना ही होगा कि हम t का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और s के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। t का अवकलन हो रहा है और s के सापेक्ष हो रहा है, बस इसका मतलब यही है। यानी कल के डेट में अगर किसी ने बताया dv/du, तो dv/du में हम सीधा सा इसका मतलब, सीधा सा अर्थ यही निकालेंगे कि v का अवकलन हो रहा है, u के सापेक्ष हो रहा है। डिफरेंशिएशन हम v का कर रहे हैं और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, u के रिस्पेक्ट में। तो आप इस सिंबल को
इस सिंबल का मीनिंग क्या होता है इसका मतलब, ये आप अच्छे से समझ लीजिए। ये तो बात हो गई सिंबल की। अब यहाँ पर कुछ फॉर्मूले होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं। ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं। जनरली जब भी हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो इस पूरे चैप्टर में ज़्यादातर हम इस बात को मान के चलते हैं कि हम जब भी डिफ्रेंशिएशन करने वाले हैं, हम y का करने वाले हैं और x के रिस्पेक्ट में करने वाले हैं, तब हम हमेशा जब डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं तो डिफ्रेंशिएशन बोलने का मतलब हमारा dy/dx से रहता है कि हम dy/dx निकालने वाले हैं। अब फॉर्मूलों में टोटल हमारे 12 फार्मूले हैं। टोटल हमारे पास 12 फार्मूले हैं। इन 12 फार्मूलों में पहला फार्मूला जो है हमारा, हम इसको पढ़ते हैं d/dx और यहाँ पर एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब अचर राशि। d/dx कांस्टेंट, इसकी वैल्यू जो होती है 0 होती है। यानी इसको हम ऐसे कहते हैं कि किसी भी कांस्टेंट, किसी भी अचर का अवकलन शून्य होता है। कोई भी कांस्टेंट हो, प्लस में हो, माइनस में हो, फ्रैक्शन में हो, कुछ भी हो, कांस्टेंट अगर है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। बस ये याद रखना है। जैसे कल के डेट में अगर d/dx 3 लिखा हुआ है तो 3 अपने आप में कांस्टेंट होता है, अचर होता है, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। कल के डेट में d/dx पाई लिखा हुआ है, पाई भी अपने आप में कांस्टेंट है, अचर है, तो इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो हमको याद क्या रखना है? याद हम इसको ऐसे रखते हैं कि किसी भी कांस्टेंट का, किसी भी अचर का डिफरेंशिएशन 0 होता है। और जितने भी आपको फॉर्मूले दिखेंगे, सारे के सारे फॉर्मूलों में हमने x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन किया है। x के रिस्पेक्ट में ही हमने डिफरेंशिएशन किया है, इसलिए सारे फॉर्मूलों में नीचे में आपको dx दिखेगा। इसका मतलब ये नहीं कि ये केवल x के रिस्पेक्ट में हो तब ऐसा होता है और किसी और के रिस्पेक्ट में होगा तो फॉर्मूला चेंज होगा। फॉर्मूला कभी नहीं चेंज होगा। फॉर्मूला कभी भी चेंज नहीं होगा, बस आप इसके वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, इसमें चर राशि को चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने अगर d/dx कहा है तो मतलब ये है कि हम इसका x के सापेक्ष, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। अगर यहाँ पर हमने d/dt लिख दिया तो d/dt का मतलब ये नीचे में क्या होता है, नीचे में जो वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करने वाले होते हैं। यानी हम डिफरेंशिएशन यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में करने वाले हैं। फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा, फॉर्मूला वही रहते हैं, बस हमारे वेरिएबल्स चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर भी अगर मैं 3 लिखूँगा तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये 3 जो है अपने आप में कांस्टेंट है, कोई अचर है। कांस्टेंट हो, अचर हो, चाहे आप किसके भी रिस्पेक्ट में कर दीजिए डिफरेंशिएशन, वो 0 ही रहेगा। ये अगला चीज़ हमारा फॉर्मूला x की पावर n है। d/dx x की पावर n, इसका फॉर्मूला जो है nx n-1 है। अब यहाँ पर समझने वाला चीज़ है, समझिएगा, x जो है वो वेरिएबल है और n जो है वो कांस्टेंट है। x एक चर राशि है और उसकी पावर में जो n है वो एक अचर है। अब कल के डेट में अगर किसी ने बोला d/dx x का स्क्वायर, d/dx x के स्क्वायर, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये आपको x की पावर n के जैसा दिखेगा, जिसमें n की जगह पर आपको 2 दिख रहा है। n की जगह पर अगर आपको 2 दिखा तो जब इसका फॉर्मूला लिखिएगा तो जहाँ जहाँ n है उसकी जगह पर आपको 2 रखना है। तो ये आएगा 2x 2 की -1, तो यानी फाइनल आंसर जो हमारा आएगा 2x की पावर 1। पावर में कभी 1 नहीं लिखते तो हम इसको बोलते हैं 2x, यानी x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा। ऐसे ही कल के डेट में अगर आपके पास लिखा हुआ है d/dx x की पावर 3/2,
डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 3/2, तो 3/2 जो है वो आपका n की जगह है। 3/2 जो है आपका n की जगह है। तो फॉर्मूला जब होगा तो जहाँ जहाँ n आया है वहाँ वहाँ आपको 3/2 लिखना है। तो 3/2 x की पावर 3/2 माइनस 1। अब इसका एलसीएम लेकर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 3/2 x की पावर, ये जब एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/2। तो इसका आंसर आएगा 3/2 x की पावर 1/2। बहुत ज़्यादा होगा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। सोचिए x को रूट में डाला है, अगर रूट को हटाएंगे तो x का पावर क्या आएगा। रूट का साइन हटाया जाता है तो पावर 1/2 आता है। यहाँ पर अगर x का पावर 1/2 है तो हमने इस रूट पावर 1/2 को चाहें तो हम रूट में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। पावर, ये जो x की पावर n है, इसमें ये n जो है ये कोई ना कोई नंबर हो सकता है। नंबर प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है। माइनस में अगर रहा, मान लीजिए d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर -3 लिखा है, तो ये भी आपका x की पावर n की तरह है। n की जगह पर यहाँ पर -3 है, n की जगह यहाँ पर -3 है। तो जहाँ जहाँ फॉर्मूले में n है उसकी जगह पर -3 आएगा। तो ये है -3 x की पावर -3 माइनस 1, तो ये आएगा -3 x की पावर -4। अगर आप इसको और सॉल्व करना चाहें तो इसको सॉल्व करके आप लिख सकते हैं -3 अपॉन x की पावर 4। -3 x की पावर -4 जो था, इस x की पावर -4 को जब आप नीचे लेकर आएंगे तब इसका पावर प्लस हो जाएगा। तो हम इसे लिखेंगे 3 अपॉन x की पावर 4। आप सबसे पहले फॉर्मूलों को उसके हिसाब से मिलाना सीखिए कि कहाँ पर क्या लिखा हुआ है तो किसके जैसा दिखेगा ये। x की पावर n का मतलब ये है कि x जो है अपने आप में एक वेरिएबल है और n जो है उसकी पावर में वो अपने आप में एक कांस्टेंट है। तो जब कभी भी वेरिएबल के पावर में कांस्टेंट आए, वेरिएबल के पावर में कांस्टेंट मतलब चर राशि की घात में अगर अचर राशि आए तो वहाँ पर हम x की पावर n का फॉर्मूला यूज करते हैं। ये कहना क्यों पड़ रहा है? कहना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि जब आप यहाँ पर आइएगा a की पावर x, a की पावर x में a जो है वो कांस्टेंट है और x जो है वो वेरिएबल है। a अचर राशि है और x चर राशि है। यहाँ पर क्या था? x की पावर n था, यानी वेरिएबल के पावर में कांस्टेंट है और यहाँ पर कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल है। इसलिए कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है इसे समझना बहुत ज़रूरी है। e की पावर x का डिफ्रेंसिएशन e की पावर x ही होता है, इसके याद रखना है। खैर फॉर्मूले तो जितने भी हैं उन सारे फॉर्मूलों को हमें याद रखना है, बस समझिएगा e की पावर x का फॉर्मूला e की पावर x होता है। अब e जो है अपने आप में एक कांस्टेंट है, e अपने आप में एक कांस्टेंट होता है। e की वैल्यू 2.732, कम से कम इतना याद रखिएगा, e की वैल्यू 2.732 इतनी होती है। एग्जैक्ट नहीं है, इसके आगे डेसिमल में और चलता है। हम लोग बस याद रखने के लिए इतना याद रखते हैं कि e की वैल्यू 2.73, डेसिमल के 2 डिजिट तक आपको याद रखना चाहिए। e की पावर x जो होगा आपको हमेशा e की पावर में ही नज़र आएगा। अब e की पावर x और a की पावर x में दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, दोनों एक ही चीज़। a के पावर x में a कांस्टेंट था, x जो है उसके पावर में है वेरिएबल है। e की पावर x में e कांस्टेंट है, उसका पावर वेरिएबल है दोनों एक ही चीज़। क्यों एक ही चीज़ है? लॉगरिथम के वीडियो में आपने देखा होगा, लॉगरिथम का जो वीडियो आपने देखा, अगर नहीं देखा है तो आप लॉगरिथम के वीडियो को ज़रूर देखिए। हालांकि वीडियो थोड़ा पुराना है लेकिन काम का है। लॉगरिथम के वीडियो में आपने देखा होगा जब हम लोग उसके फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर रहे थे तब वहाँ पर हमने बात किया था बेस और यहाँ पर ये दोनों अगर सेम हो जाएं तो वो हमारा 1 हो जाता है। बेस और लॉग जिसके साथ लगा है ये दोनों अगर सेम हो गए
तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। अब a की जगह पर अगर मैं e रख दूं, a की जगह पर मैंने अगर e रखा, सोचिए, तो ये हमारा e की पावर x दिखेगा, तो यहाँ पर भी हमको e की पावर x करना पड़ेगा और यहाँ पर भी a की जगह पर e करना पड़ेगा। जैसे ही मैं a की जगह पर e करूँगा तो ये और ये दोनों सेम हो जाएंगे, इस पूरे की वैल्यू अपने आप में 1 हो जाएगी। इस पूरे की वैल्यू 1 होते ही e की पावर x इज इक्वल टू e की पावर x बचेगा। तो ये दोनों के दोनों फॉर्मूले सेम हैं, फ़र्क बस इतना है e की पावर x e की पावर में ही रहेगा और a की पावर x में a जो है कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। a जो है हमारा कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, कहने का मतलब d/dx 3 की पावर अगर x बोला गया तो यहाँ पर 3 जो है वो अपने आप में कांस्टेंट है। अब यहाँ पर फॉर्मूला जो है हम ये वाला यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला इसलिए क्योंकि ये फॉर्मूला a की पावर x में a क्या है, a हमारा कांस्टेंट है। देखिए a की जगह पर 3 है, अगर a की जगह पर 3 है तो इस पूरे फॉर्मूले में जहाँ जहाँ a आया है उसकी जगह पर हमको 3 लिखना है। तो ये बनेगा 3 की पावर x log e 3। कल के डेट में अगर बोला गया d/dx 2 की पावर x, तो 2 की पावर x में ये 2 जो है वापस हमारा एक कांस्टेंट है जो कि a की जगह पर है। अब इसमें जहाँ जहाँ फॉर्मूले में a आया है उसकी जगह पर हमको 2 रखना है, तो इसका आंसर आएगा 2 की पावर x log e और यहाँ पर 2 रहेगा। आपको फॉर्मूलों को मिलाने के, आपको फॉर्मूलों को अपने क्वेश्चन के साथ मैच करने के लिए समझ में आना चाहिए कि हाँ ये चीज़ इसके जैसी है। e की पावर x और a की पावर x में कंफ्यूज मत होइएगा। e की पावर x हमेशा आपको e की पावर में ही दिखेगा, a की पावर x में a की जगह पर आपको अलग अलग नंबर मिल सकते हैं, यही फ़र्क है इसमें और इसमें। यहाँ पर आइए, आपको याद क्या करना है, याद करना है log x का डिफ्रेंसिएशन। log x जनरली पूरे के पूरे डिफ्रेंसिएशन में जब भी हम log यूज करते हैं तो वो हमारा नेचुरल log होता है। नेचुरल log है मतलब उसका बेस जो होगा हमेशा e होगा, और e बेस वाले को कई बार हम लिखते भी हैं और कई बार नहीं भी लिखते हैं। यानी बेस में अगर हम e नहीं भी लिखें तो भी हम उसको नेचुरल log ही मानते हैं। यानी d/dx 2 की पावर x को अगर किसी ने लिख दिया 2 की पावर x log 2, e अगर नहीं भी लिखें तो भी इतना समझ में आता है कि यहाँ पर अगर कुछ नहीं लिखा गया है तो बेस जो है e वाला ही होगा। लॉगरिथम के वीडियो में आपने देखा होगा कि लॉग हमारे दो तरह के होते हैं, कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग में हमारा बेस जो होता है वो e होता है, कॉमन लॉग में बेस e को छोड़कर हम कुछ भी रख सकते हैं। e को छोड़कर हम कोई भी बेस बना सकते हैं, जनरली हम 10 ले लेते हैं। जब हमें कुछ वैल्यू पर्टिकुलर निकालनी रहती है तब हम बेस में 10 लेकर उसकी वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। डिफ्रेंसिएशन में हमें ज़्यादातर लॉग जो होता है वो नेचुरल वाला यूज करते हैं, तो कई बार लिखते समय अगर लॉग भी लिख दिया गया तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ बेस में e है। बेस में e को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। नहीं भी अगर लिखा हुआ है तो मान के चलना है कि यहाँ पर e ही रहता है। log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x। अब यहाँ पर फ़र्क देखिए, फिर से बताऊँगा, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों सेम हैं। आप पूछेंगे सेम कैसे, यहाँ पर तो इसका अलग वैल्यू है, वैल्यू अलग नहीं है। बेस जो है यहाँ पर e है और यहाँ का बेस जो है वो a है। जैसे ही बेस a हुआ ये हमारा कॉमन लॉग में आ जाता है। नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग ये दो तरह के लॉग होते हैं। नेचुरल लॉग में बेस हमेशा e होगा। अब आइए, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला अलग इसलिए नहीं है, अगर आप a की जगह पर e लिख दें, अगर आप यहाँ पर a की जगह पर e लिख दें तब ये और ये सेम हो जाएगा। अगर आपने a की जगह पर e लिखा है तो इस फॉर्मूले में यहाँ पर भी a की जगह पर आप e लिखेंगे।
जैसे ही आप इस ए की जगह पर ई लिखेंगे, ये ई और ये ई सेम होते ही इस पूरे की वैल्यू 1 हो जाएगी। इस पूरे की वैल्यू 1 होते ही हमारे पास केवल 1/x बचेगा। कब? अगर हमने इस ए की जगह पर ई लिखा तब। तो क्वेश्चन बनाते समय आपको ध्यान बस इस बात का रखना है कि आपका लॉग का बेस क्या है। लॉग का बेस अगर ई है तो log x का 1/x होगा, और log x में बेस अगर a है तो 1/x log a टू द बेस e आता है। ये चीज़ आपको बस याद रखनी है। ये हमारे अलजेब्रा के फॉर्मूले हैं। अलजेब्रा के फॉर्मूलों के बाद हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूलों के। ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास 6 फंक्शन होते हैं। 6 फंक्शन: साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। अब ये सब उनके फॉर्मूले हैं। ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं। एक चीज़ याद करने के लिए आप इसको ऐसे समझिए, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले हैं जो सी से स्टार्ट हो रहे हैं, सी से स्टार्ट होने वाला हमारा कॉस है, सी से स्टार्ट होने वाला हमारा कॉट है, और सी से स्टार्ट होने वाला हमारा कॉसेक है। तो जितने भी हमारे सी से स्टार्ट होने वाले हैं सबकी वैल्यू माइनस में है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जितने भी सी से स्टार्ट होने वाले त्रिकोणमितीय फलन हैं सबका आंसर माइनस में रहता है। बाकी पढ़ते कैसे हैं? साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन यानी d/dx साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, यानी साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होगा। टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है। हमको ये फॉर्मूले ऐसे याद करने हैं। आपको जब तक ये फॉर्मूले याद नहीं होंगे आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आज आप इन सारे फॉर्मूलोज को याद कर लीजिए।